जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है BHIC 134 की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक और नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम कवर कर रहे हैं एक पूरी सीरीज़ जिसमें हम लगभग 2-3 सैम्पल पेपर इसके कवर कर रहे हैं, जिनमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और जिनके आने की आपके एग्ज़ाम में संभावनाएँ हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये सभी सैम्पल पेपर आपके लगभग पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन हैं। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले भी हमने कई क्वेश्चन कवर करे हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उन्हें देखिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में। और यहाँ पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बैठकर यहाँ पर देखना है, सुनना है, चीज़ों को बस सुनते जाइए। जहाँ पर मुझे लगेगा कि समझाना है वहाँ पर मैं समझाऊंगा। बाकी चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है वो है अंग्रेज़ों के अधीन व्यवसायीकरण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यानी अंग्रेज़ों के टाइम में जो व्यवसायीकरण था, व्यवसायों की जो स्थिति थी, व्यवसायों को जिस तरीके से व्यवस्थित किया गया था, तो क्या वो तरीका था या किस तरीके से क्या व्यवस्था थी, सभी चीज़ों को इस आंसर में जानेंगे। ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन का जिन नई शक्तियों का लाभ हुआ, यानी मुगल साम्राज्य के पतन का जिन शक्तियों को लाभ हुआ उसमें सबसे बड़ी शक्ति थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको सबसे ज़्यादा मुगल साम्राज्य का लाभ हुआ। दक्षिण के भारत के क्षेत्रों और पूरब में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संपन्न प्रदेशों को प्राप्त कर लिया था। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जो ये जो क्षेत्र थे जिन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया था, जीता था, कृषि में संपन्न होते हुए, साथ ही कृषि में संपन्न होते हुए साथ ही व्यापार और दस्तकारी में भी काफ़ी संपन्न और विकसित थे। और कर्मचारी यानी जो सेवक थे और कर्मचारी थे, इस विजय के यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय मिल रही थी, इसके माध्यम से वो स्वयं को संपन्न बनाने की योजनाएं बना रहे थे। इन्होंने जो तरीके अपनाए इस योजना को पूरा करने के लिए, अपने को संपन्न बनाने के लिए, अपने देश को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजने के लिए, जो इनका मोटिव था यहाँ से ज़्यादा मुनाफा कमाना, उसको पूरा करने के लिए उसी के कुछ विशेष इन्होंने नीतियाँ अपनाई, उसी के विशेष गुणों के साथ व्यवसायीकरण हुआ। ठीक है, इन नीतियों को अपनाने के साथ साथ ही व्यवसायीकरण भारत में हुआ। इसको समझने के लिए हमें नए शासक, यानी यहाँ पर नए शासकों से आशय है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी जहाँ पर शासन करने लगे थे, उनके चरित्र को समझना होगा। यानी हमें जो व्यवसायीकरण अगर समझना है और इस टॉपिक को अगर समझना है कि व्यवसायीकरण किस तरीके से था औपनिवेशिक काल में, तो इसको समझने के लिए हमें उन लोगों का चरित्र समझना होगा जो यहाँ पर शासन करने लगे थे, यानी जिनके हाथ में सभी चीज़ें थी, जो अधिकार सभी उन्हीं के हाथ में थे। चलिए इसको देख लेते हैं। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो एक व्यापारिक कंपनी थी। इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूर्वी व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया था, यानी पूर्वी क्षेत्र में सिर्फ यही कंपनी ब्रिटेन से आई थी जो व्यापार कर सकती थी। ब्रिटेन की कोई और कंपनी को यहाँ पर व्यापार करने का इस कंपनी के अलावा अधिकार नहीं था। कंपनी का उद्देश्य क्या था? ठीक है, यहाँ पर कंपनी का उद्देश्य जानेंगे। कंपनी का मुख्य कार्य यूरोप में बेचने के लिए भारत से माल प्राप्त करना था, यानी भारत से माल प्राप्त करना है और यूरोप में बेचना है। मेन उद्देश्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पर कंपनी आई थी वो ये था। उन दिनों भारत में अंग्रेजी सामान की मांग काफ़ी कम थी, यानी भारत में कोई ऐसा डिमांड नहीं थी अंग्रेजी सामान की कि यहाँ पर वो लोग सामान अपना बेच सकें। जबकि भारतीय सामान खरीदने के लिए सोना व चांदी वो इस्तेमाल करते थे, यानी जिस मुद्रा का वो इस्तेमाल करते थे वो थी सोना या चांदी। यहाँ पर जब वो सामान खरीदते थे तो सोना और चांदी के बदले खरीदते थे, क्योंकि भारत में कोई ऐसा डिमांड नहीं थी अंग्रेजी सामान की कि वो यहाँ पर अपना सामान बेचें, उससे जो पैसा मिले उसी से सामान खरीदें, अपने देश ले जाएं। तो सामान यहाँ से खरीदने के लिए उन्हें सोने चांदी जैसी मुद्राओं का इस्तेमाल करना होता था। बंगाल को जीतने के बाद कंपनी ने
बंगाल को जीतने के बाद कंपनी ने सोचा कि अब इसको बलियन का अधिक समय तक आयात नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसके साथ वह भारतीय जनता से करों की वसूली करेगी। यानी जब बंगाल को कंपनी ने जीता, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ और बंगाल पर अधिकार हो गए कंपनी के, तो कंपनी ने ये सोचा कि अब जो है, जो हमें अपने देश से सोना चांदी लानी पड़ रही थी, अब वो लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हम दीवानी अधिकार के ज़रिए वसूली करेंगे करों की, और यहीं से सामान, उसी पैसों से सामान खरीदेंगे और अपने देश भेजेंगे। ठीक है, ब्रिटेन से सोना व चांदी को भारत में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यूरोप को निर्यात होने वाला माल कंपनी के लिए भारत की ओर से एक नजराना हो गया। ठीक है, यानी इस तरह जो कंपनी के द्वारा अपने देश सामान भेजा जा रहा था यहाँ से, वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। वहाँ से कुछ आ रहा नहीं था, सिर्फ माल वहाँ पर जा रहा था और मुनाफा उनका हो रहा था। ये जो उद्देश्य कंपनी के रहे, इसके क्या परिणाम रहे? इसके दो परिणाम रहे। कंपनी ने करों की वसूली इतनी बड़ी मात्रा में करने का विचार किया कि न केवल उसके सैनिक और प्रशासनिक खर्चे पूरे हो सकें, बल्कि व्यापारिक रूप से भी उसको सहायता मिल सके। यानी कंपनी ने अब ये निर्णय लिया कि वो इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर वसूली करेगी कि न उसके सैनिक और प्रशासनिक खर्चे पूरे हों, बल्कि उसके अर्थव्यवस्था जो है, या जो आर्थिक रूप से उसको भी हेल्प मिल सके। यानी यहाँ से वो पूरा जो सामान है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने देश से बिना कुछ लाए, यहीं से चीज़ों को यहीं से जो है वसूली के रूप में पैसा कमाए और उसी पैसे से सामान खरीद कर अपने देश भेजे फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी वहाँ से कुछ आना नहीं है, सीधा यहीं के पैसों से यहीं का सामान खरीदना है और अपने देश बेचकर उससे मोटा मुनाफा कमाना है। दूसरा जो परिणाम रहा, पश्चिमी देशों में भारत के जिस सामान की मांग की गई उस पर कम से कम उत्पादित लागत आनी चाहिए। यानी जो यहाँ से सामान पश्चिमी देशों को भेजा जा रहा था, उसको बनने में कम से कम लागत आनी चाहिए, तभी कंपनी उसको एक अच्छे मुनाफे में बेच सकती थी। 1775 में जैसे ही कंपनी ने बंगाल की दीवानी को प्राप्त किया, बंगाल में दीवानी अधिकार जिस तरीके से 1775 में जैसे ही कंपनी को मिले, वैसे ही कंपनी के जो निदेशक थे, उन्होंने लंदन में भारत स्थित अपने अधिकारियों को लिखा कि जितनी जल्दी हो सके, जितना संभव हो सके, हमारी प्राप्तियों के वार्षिक उत्पादन को हम तक पहुंचाने वाले स्रोत हैं, उनको व्यापक बनाया जाए। साथ ही जो कंपनी में निवेश है उसको जितना हो सके उतना बढ़ाए, क्योंकि जितना निवेश अब होगा उतने ज़्यादा मुनाफा आएगा, क्योंकि कंपनी को निर्यात जो है व्यापारी अधिकार काफ़ी बढ़ चुके थे। साथ ही कंपनी को काफ़ी अन्य अधिकार भी मिल चुके थे, जैसे दीवानी अधिकार। ठीक है, धीरे धीरे उसकी जो ताकत है वो बढ़ती गई। अब देखते हैं कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। कृषि पर निर्यात व्यापार का क्या प्रभाव पड़ा। जिन दिनों भारतीय शासक करों की वसूली करते थे, ये कंपनी से पहले के टाइम के बारे में बात है, तो जिन दिनों भारतीय शासक करों की वसूली करते थे, तब धन का जो ज़्यादातर भाग था उसी क्षेत्र एवं स्थानीय स्तर पर खर्च हो जाता था। यानी जहाँ से कर की वसूली हो रही है वो लोग वहीं पर खर्च कर देते थे, उनके विकास के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर खर्च कर देते थे। उस समय कृषि विदेशी मांग के द्वारा बहुत ही कम प्रभावित थी। यानी कोई विदेशी डिमांड नहीं थी कि बाहर सामान जाना है तो कृषि करनी है। ठीक है, दस्तकारी एवं अन्य सामानों का भारतीय निर्यात किसी अन्य बाहरी देश से होने वाले आयात से कहीं कम था। ठीक है, प्रारंभ में अंग्रेजों ने भी भारतीय उत्पादनों का निर्यात ही अपना भारतीय जो उत्पादन है उनको ही अपने निर्यात का केंद्र बनाया, उन्हीं पर अपने निर्यात को केंद्रित किया। इन उत्पादनों में पश्चिम को निर्यात होने वाले जो सूती कपड़े थे वो सबसे पहले शामिल हुए। यानी सूती कपड़े पर सबसे ज़्यादा व्यापार सबसे पहले स्टार्ट किया व्यापार कंपनी ने। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल उद्योगों का विकास हुआ, तो वैसे ही 18वीं सदी के अंत में भारतीय सूती कपड़ा उद्योग जो थे वो खतरे में आ गए। यानी जिस तरीके से जैसे ही 18वीं सदी में कंपनी जो ब्रिटेन था उसमें औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, वहाँ पर जो कपड़ा मिले थे वो बनने शुरू हो गए, तो यहाँ का जो कपड़ा मिल था, ये कपड़े का जो यहाँ पर व्यापार था, जो कपड़े का मैन्युफैक्चर था, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गया, क्योंकि कंपनी के लोगों ने अपने देश के हित में अपने देश को जो है
प्रोत्साहन देने के लिए अपने देश के जो उद्योग थे उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ के कपड़े मिलों को कहीं ना कहीं नष्ट किया और काफ़ी ज़्यादा नीति अपनाई यहाँ की कपड़ा मिलों को या अन्य मिलों को, यहाँ का जो औद्योगिकरण हो रहा था उसको नष्ट या बेकार करने की। चलिए देखते हैं किस तरीके से। ब्रिटेन के ये सूती मिल भारतीय उत्पादनों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, यानी जो ब्रिटेन में सामान तैयार हो रहा था, जो कपड़ा ब्रिटेन में तैयार हो रहा था, सूती कपड़ा जो ब्रिटेन में तैयार हो रहा था, वो भारतीय कपड़े का कहीं ना कहीं मुकाबला नहीं कर पा रहा था। 1870 में इन मिलों के मालिकों ने यह कहते हुए आंदोलन को शुरू कर दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारतीय वस्त्रों का आयात कर कर उनके हितों का नुकसान कर रही है। यानी जो वहाँ के कपड़ा मिल के जो मालिक थे उन्होंने ये कहकर एक आंदोलन शुरू कर दिया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत से सामान ला रही है, यानी वस्त्र खरीद रही है और यहाँ पर लाकर बेच रही है, जबकि जो हमारा माल है उसका इतना जो है एक अच्छा या गुणवत्ता वाला नहीं है कि भारतीय सामान के, भारतीय कपड़े के सामने वो टिक सके। तो ऐसे में भारतीय सामान की ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, भारतीय सामान, भारतीय कपड़ा ज़्यादा बिक रहा है ना कि हमारा। तो कहीं ना कहीं औद्योगिक जो हमारे हित हैं उनको नुकसान हो रहा है, ये कहकर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। अब कंपनी ने महसूस किया कि उसको भारत से निर्यात करने के अन्य प्रकार के सामानों को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता होगी। कंपनी ने सोचा कि अपने देश को क्यों नुकसान में डाला जाए, अब हमें ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कपड़े से अलग हों, जिनका इस्तेमाल वहाँ के जो औद्योगिकरण हो रहा है ब्रिटेन में, वहाँ के लिए कच्चे माल के तौर पर हो सके। यानी कृषि उत्पादन है, कृषि उत्पादनों का निर्यात सुरक्षित होगा। ठीक है, अंग्रेजी उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल का काम भी करेंगे। जो कृषि उत्पादन है उनका अब उन पर जो है कंपनी का ध्यान गया कि अब हम कपड़े का जो है निर्यात व्यापार वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे औद्योगिक धंधे हैं जो उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। अब हम कंपनी ने ये सोचा कि अब हम कृषि उत्पादनों का इस्तेमाल करेंगे, उनका निर्यात करेंगे, अपने देश में उनको आयात कर कर अपने देश में भेजेंगे, जिससे वो वहाँ पर कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल हो सके और फिर जो कंप्लीट तैयार माल है वो यहाँ पर भेजा जा सके या ब्रिटेन में ही बेचा जा सके अच्छे मुनाफे से। ठीक है, इस सामरिक नीति को अनुसरण करने का जो सबसे पहला काम किया गया वो रेशम के मामले में किया गया 1770 के वर्षों में। लेकिन ब्रिटेन में तेजी के साथ होते औद्योगिकरण से कंपनी की निर्यात करना और भी कठिन हो गया। नजराने के स्वरूप में ब्रिटेन जाने वाले भारतीय धनराशि को 1880 के दशक से चीन के माध्यम से भेजे जाने लगा। यानी देखिए यहाँ पर क्या व्यवस्था अब स्टार्ट हुई, अब यहाँ पर त्रिकोणीय व्यापार स्टार्ट हुआ। त्रिकोणीय देखो व्यापार होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। त्रिकोणीय व्यापार में 3 केंद्र होते हैं, यानी जो कच्चा माल, एक तरीके से पहले इसको पढ़कर मैं बता देता हूँ, देन आपको अच्छा समझ में आएगा। ब्रिटेन चीन से काफ़ी बड़ी तादाद में चाय का आयात करता था, यानी जो ब्रिटेन था वो चीन से काफ़ी बड़ी तादाद में चाय खरीदता था और उसको चांदी के रूप में इसकी अदायगी करनी होती थी। यानी जो पेमेंट थी, चीन से जो सामान खरीदा जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा, उसकी जो पेमेंट थी ब्रिटेन करता था चांदी में, क्योंकि चीनी पश्चिमी लोगों का सामान खरीदना नहीं चाहते थे। यानी चीन ऐसा कोई सामान नहीं था ब्रिटेन के पास जो वो वही तरीका था जैसे भारत में आए थे वो स्टार्टिंग में, उन पर कोई सामान ऐसा नहीं था कि वो भारत में बेच सके, या भारतीय लोग भी ऐसे उनका कुछ सामान खरीदना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इस कारण उन्हें यहाँ पर सोना चांदी लाना पड़ता था और उसके रूप में यहाँ से सामान खरीदना पड़ता था। ऐसे ही चीन में था। चीन में जब वो चाय खरीदते थे बड़ी मात्रा में चाय वहाँ से जाती थी, तो चाय खरीदने के लिए उन्हें चांदी का इस्तेमाल करना होता था। यानी कि उनके पास कोई ऐसा सामान नहीं था कि वो वहाँ पर बेच सकें और चाय को वहीं से खरीद सके। ठीक है, चांदी के रूप में वो चाय को खरीदते थे, चांदी के आधार पर। परंतु चीनी भारतीय हाथी और जो चीनी लोग थे वहाँ का कोई सामान खरीदना नहीं चाहते थे, लेकिन जो चीनी लोग थे वो भारतीय हाथी दांत की चीज़ें, कच्ची रुई, अफीम, ऐसी कुछ चीज़ें थी जो चीनी लोग भारत से खरीदते थे और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है चीन में डिमांड भी थी। ठीक है, अगर अब इनका जो है मोटिव क्या रहा, देखो अब इनका दृष्टिकोण बदला। अब उन्होंने सोचा कि अगर अंग्रेज इस व्यापार पर नियंत्रण कर लें तब उनको चीन को जो भेजी जाने वाली चांदी है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और त्रिकोणीय व्यापार की व्यवस्था स्थापित होगी। यानी भारत से जो माल जा रहा है
अब अगर वो उस पर अधिकार कर लेते हैं, उस पर एक नियंत्रण कर लेते हैं, जो यहाँ से हाथी दांत की चीज़ें जा रही हैं, कच्ची रुई, अफीम, जो ऐसी चीज़ें यहाँ से भारत से चीन जा रही हैं, तो वो यहाँ पर उस पर अगर अधिकार कर लेंगे तो यहाँ से वो सामान भेजेंगे चीन। उसकी जो चीन को पेमेंट करनी होगी, उस पेमेंट के बदले वहाँ से चाय खरीदेंगे और चाय खरीद कर अपने सीधे देश में पहुँचा देंगे। वही व्यवस्था ऊपर जैसे हमने बताया एक बिल्कुल बोनस के रूप में ब्रिटेन को सामान मिलने वाला है। कोई चीज़ वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से अब जो चांदी थी उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पेमेंट है, जो सामान खरीद रहा कौन, ब्रिटेन, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो हम यहाँ से जो अपने माल है हमारा भारतीय जो हाथी दांत हैं या रुई वगैरह इस तरीके की चीज़ों से उसकी पेमेंट कर रहे हैं चीन को। तो ये एक त्रिकोणीय व्यवस्था कहलाती है, ठीक है, यही त्रिकोणीय व्यवस्था कहलाती है। और ये इस त्रिकोणीय व्यवस्था में त्रिकोणीय व्यापार में 3 केंद्र थे, भारत में कलकत्ता, चीन में कैंटन और ब्रिटेन ब्रिटेन में लंदन। ये तीनों आपस में कनेक्टेड थे। चलिए अगला देखते हैं। इसी में व्यावसायिक फसलों का चुनाव किस तरीके होता था, यानी जो ऐसी फसलें थी जिनका यहाँ से सामान के जो कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदता था और अपने देश भेजता था, तो उनका चयन किस तरीके से होना, क्यों उनको चुना, उनके भी अपने ही हित थे। कंपनी ने जिन फसलों का अपना विशेष ध्यान दिया, जिन फसलों पर, उनमें नील, कच्ची रेशम, कपास, अफीम, काली मिर्च और 19वीं सदी में चाय तथा चीनी थी। इनके कुछ उद्देश्य थे जिसके कारण उन्होंने इन फसलों को चुना व्यावसायिक फसलों के तौर पर। इनमें से कच्ची रेशम का जो उपयोग है वो ब्रिटेन के बुनकरों द्वारा किया जाता था। वो कच्ची रेशम का जो इस्तेमाल है वो ब्रिटेन के बुनकरों के द्वारा किया जाता था। तो ब्रिटेन, पहली बात, कच्ची रेशम को इस वजह से उन्होंने जो है महत्व दिया। उसके बाद क्योंकि वहाँ पर रेशम का जो है उत्पादन नहीं होता था, ब्रिटेन में जो रेशम है वो उत्पादित नहीं हो सकती थी और वहाँ के जो बुनकर थे उन्हें ये काफ़ी पसंद थी, वहाँ वो इसका इस्तेमाल करते थे। तो इसके आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्ची रेशम को उगाने के लिए, उसकी फसल यहाँ पर व्यावसायिक फसल कराने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद आता है कपास। बिल्कुल इसी तरीके से कपास भी है, कपास भी वहाँ पर नहीं उगाई जा सकती थी और इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी था कि कपास चीन को भी भेजी जाती थी, तो जिससे वही त्रिकोणीय व्यापार वाली व्यवस्था स्थापित होगी। अफीम की निश्चय ही चीन को तस्करी होती, क्योंकि चीन में इसका आयात पर प्रतिबंध था। तो चीन का कहीं ना कहीं जो अफीम है, अफीम को जो यहाँ पर उगाया जाता था वो इसलिए उगाया जाता था कि चीन में उसका निर्यात, उसको जो है भेजा जाता था, उसको निर्यात होता था। हालांकि चीन में ये चीज़ प्रतिबंध थी, तो ब्लैक में कंपनी करती थी सभी काम। पश्चिम में सूती कपड़ों की रंगाई के लिए नील की आवश्यकता होती थी, तो नील को जो महत्व है इस वजह से दिया गया। 1840 के दशक से चाय की खेती का जो प्रारंभ हुआ वह असम से किया गया, जिससे कि ब्रिटेन इसकी आपूर्ति को नियंत्रित कर सके और उसको चाय के लिए चीन पर निर्भर न होने पड़े। 1840 के दशक से चाय की भी खेती जो है असम जैसे क्षेत्रों में होने लगी, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा था ब्रिटेन को। और जो ब्रिटेन आधारित था या निर्भर था चीन पर कि चाय वहाँ से खरीदनी है, वो भी चीज़ें वहाँ से ख़त्म होगी। इसमें से किसी भी वस्तु की ब्रिटेन को उत्पादन के साथ कोई द्वंद्विता नहीं थी, ठीक है, ये चीज़ नहीं देखेंगे। हमें यहाँ पर एक चीज़ और है, हमें यहाँ पर एक चीज़ है जिसको याद रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए कि जो सभी सामान थे उनकी ढुलाई गाड़ियों से होती थी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इन चीज़ों से वहाँ पर इनकी ढुलाई होती थी समुद्री पत्तनों तक, और फिर उसके बाद समुद्री जहाज़ों के द्वारा इन्हें बाहर भेजा जाता था। भारत से यूरोप तक पहुँचाने का में एक जहाज़ लगभग 4 महीने लेता था। इन दिनों के जहाज़ जो होते थे वो इतने आधुनिक नहीं थे आज के समय के तरह कि जल्दी पहुंच सकें या ज़्यादा सामान एक तरफ जो है ज़्यादा ढो सकें। तो ज़्यादा सामान भी नहीं जाता था और टाइम भी बहुत लेते, तो इस वजह से खर्चा बहुत आता था। तो खर्चा ज़्यादा आने के कारण जो चीज़ें उसमें गई हैं वो कहीं ना कहीं उनकी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, स्वाभाविक है उनका रेट बढ़ना। तो जब रेट ज़्यादा बढ़ जाते थे तो उससे कंपनी को नुकसान होता था। तो कंपनी का सबसे बड़ा उद्देश्य इसमें ये था कि सबसे कम या बहुत ही ज़्यादा कम दामों पर यहाँ से कच्चा माल खरीदा जाए, जिससे जो आने जाने का जो खर्चा है, यानी यहाँ से जो यूरोप और ब्रिटेन उसको ले जाया जा रहा है, उसमें खर्चा आने के बाद भी वो चीज़ें एक अच्छे दामों पर कंपनी को पड़े और फिर उसके बाद वो उसे दामों पर वहाँ पर बेचे और अच्छा मुनाफा कमा सके। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है
आई होप कि आपको अच्छे से इसमें समझ में आया होगा। पीडीएफ की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी आसान लैंग्वेज में मैंने इसको सिर्फ पढ़ा है, जहाँ पर आपको मुझे ज़रूरत लगी वहाँ पर मैंने समझाया भी है। तो आई होप कि आपके अच्छे से इसको समझ में आया होगा, आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में एक डेवलप हुई होगी आपके माइंड में। तो पीडीएफ की आपको ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं पीडीएफ आज शाम को जब लगभग सभी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे मैंने कहा था कि पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो पीडीएफ आपको तभी मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।